everyone. Today we will again study the chapter 6 of class 12 biology, that is molecular basis of inheritance. और इसका ऑलरेडी हमने 4 पार्ट्स पढ़ लिया है, अब ये 5वां पार्ट्स है। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तीसरे पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे ये पता किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद चौथे पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों डीएनए जो है वो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, जबकि आरएनए वो मैसेंजर और अदर काम भी करता है। और उसके बाद आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है कि एक डीएनए है, उससे एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाना। डीएनए अपनी एक दूसरी कॉपी बनाए जो सीखते रहो, उसे हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इसमें, कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, एंजाइम्स के नाम हैं, ये सब हमें याद करना होगा। और याद करने के लिए सबसे एक सिंपल तरीका कह सकते हैं या बहुत ही प्रभावी तरीका ये है कि हम जो पढ़ें उसको रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि रिविजन बहुत इम्पॉर्टेंट रिविजन किसी भी चीज़ का, क्योंकि रिवाइज़ करने से जो हम पढ़ते हैं वो हमारे मेमोरी में परमानेंट हो जाती है। जैसे अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ के ट्राई करें कि आज अगर पढ़ रहे हैं तो आज रात तक या फिर सोने से पहले उसको रिवाइज़ कर लें। उसके बाद एक दिन बाद जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है तो उसके पहले वाला टॉपिक पढ़ के फिर उसको आगे पढ़ें। तो रिविजन इंपॉर्टेंट है। और जो लोग भी सीरियसली पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, उनके लिए उनसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि प्लीज़ जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि रिवाइज़ नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं और भूल जाएंगे सब कुछ। इसलिए रिविज़न करते रहें और रिविज़न करने के बाद ही आगे पढ़ें। और जो भी नए लोग देख रहे हैं उस हमारे वीडियो को, उसको वो अगर पढ़ने के मोटिव से देख रहे हैं तो फिर वो प्रीवियस वीडियोस को देख के तब आगे ये पढ़ें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन। While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. जब वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का प्रपोज किया था 1953 में, उसी समय उन्होंने डीएनए के रेप्लिकेशन का स्कीम भी प्रपोज किया, मतलब डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है वो भी बताया। टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इट इज एज फॉलोज। उनका ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने ओरिजिनली कहा क्या था, ये मतलब एनसीईआरटी लिखती है यहाँ पे कि इट हैज़ नॉट एस्केप्ड अवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट्स a possible copying mechanism for the genetic material। तो उन्होंने ये कहा कि जब हमने ये मॉडल प्रपोज किया कि जिस डीएनए है उसमें पेयरिंग सीक्वेंसेस हैं, एक बेस जो है पिरिमिडीन प्यूरिन के साथ पेयरिंग करता है, तो उसी समय हमारे माइंड से स्किप नहीं हुआ कि वो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल वो रेप्लिकेट कैसा होगा। उसी समय हमको ये समझ में आया कि सजेस्ट किया कि कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता होगा। वो उन्होंने बोला था कि क्या हो सकता है पॉसिबल कॉपीइंग मैकेनिज्म, कैसे डीएनए की कॉपी बनती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये उससे हमको पता चला था स्पेसिफिक पेयरिंग सीक्वेंस से। मतलब उन्होंने कहा था कि हमारे नोटिस से ये पॉइंट नहीं गई थी कि जब हमने कहा था स्पेसिफिक पेयरिंग के बारे में, तो उस स्पेसिफिक पेयरिंग ने ये सजेस्ट किया कि कैसे जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को कॉपी करता होगा, अपनी एक दूसरी कॉपी बनाता होगा। ये वॉटसन एंड क्रिक का स्टेटमेंट था। द स्कीम सजेस्ट दैट 2 strands would separate and act as template for synthesis of new complementary strand। तो उस स्कीम के वो क्या सजेस्ट करता है कि जो 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए में वो सेपरेट होंगे। ठीक है, सेपरेट होने के बाद एक टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे। टेम्पलेट मतलब सांचे की तरह काम करेंगे, मतलब उसी
टेम्पलेट को देख के उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। अब कैसे, थोड़ा बताते हैं, ट्राई करते हैं बताने के लिए। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा डीएनए है, ओरिजिनल डीएनए, मतलब एक डीएनए हमने लिया, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 2 स्ट्रैंड है डीएनए में, और इसमें बेसिस से जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों की तरह बना हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो डीएनए स्ट्रैंड था वो क्या हुआ कि सेपरेट हो जाएगा। जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड था वो सेपरेट हो जाएगा। कैसे सेपरेट होता है देखिए, जैसे ये सेपरेट हो गया, सेपरेट हुआ एक डीएनए यहाँ, इसके ये स्ट्रैंड हो गए बेसिस, और ये एक डीएनए यहाँ उसके बेसिस, ठीक है। ये डीएनए सेपरेट होता है। सेपरेट होने के बाद ये टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। टेम्पलेट मतलब सांचे की तरह वर्क करता है। जो यहाँ पे बेसेस होंगे, सपोज यहाँ पे कुछ बेस हैं, यहाँ पे कुछ बेस हैं, यहाँ पे A G T C मतलब कुछ बेसेस हैं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस जो हैं वो नेक्स्ट वाले स्ट्रैंड जो बनेगा और ये टेम्पलेट की तरफ वर्क करेगा, और इस पे एक दूसरा न्यू डीएनए सीक्वेंस डीएनए बनेगा। कैसा बनेगा देखिए, जैसे ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इस तरह से बन जाएगा। तो हो गया ना, एक डीएनए से 2 डीएनए। एक डीएनए हमारा ओरिजिनल डीएनए ये है, इस डीएनए से हमें 2 डीएनए बनता है, ये और ये। इसमें से एक स्ट्रैंड जो होगा, जो नए डीएनए 2 बने हैं उसमें से एक जो स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, पेरेंटल डीएनए से आया होगा, मतलब जिस डीएनए से बना हुआ है, और एक नया स्ट्रैंड बना है, राइट। और फिर दूसरे वाले में भी एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, मतलब जिस डीएनए से बना हुआ, और एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब आगे बढ़ देखते हैं। After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. मतलब जब DNA रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हर एक DNA मॉलिक्यूल के पास एक क्या होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा, जो अभी हम बताएं आपको। दिस स्कीम वॉज रिफर्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? सेमी मतलब आधा, कहीं भी सेमी वर्ड आता तो हम क्या समझते हैं, आधा। कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? कंजर्व करना, मतलब आधा कंजर्वेशन। जो पेरेंटल स्ट्रैंड था उसका आधा स्ट्रैंड हमने कंजर्व किया और एक नया स्ट्रैंड बना लिया। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब है कि जो डीएनए हमारा बन रहा है उसमें जो एक स्ट्रैंड है वो पेरेंट से आया है और उस स्ट्रैंड पे एक नया स्ट्रैंड जुड़ा है आगे। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन ये वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। आई होप समझ में आ गया होगा। और शॉर्ट में बता देते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। जो डीएनए होता है वो एक स्ट्रैंड डीएनए, दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं और उन दोनों जो स्ट्रैंड अलग होते हैं वो एक टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं। उस टेम्पलेट पे एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है, क्योंकि जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना है, डीएनए बना है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल टाइप है, पेरेंट से आया है। इसलिए हम इस मॉडल को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ये क्या था? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब आगे हम देखते हैं। अब जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है, अगर मान लीजिए हम कुछ कहते हैं, साइंटिस्ट लोग हैं कुछ कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है, तो सामने वाला क्यों मानेगा? उसको कोई प्रूफ चाहिए ना। मतलब अगर कोई बात हम कह रहे हैं तो उस बात में सच्चाई है, इस बात का प्रूफ चाहिए होता है। तो अब सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। अब ये प्रूफ हो चुका है। अब प्रूफ कैसे हुआ ये हम देखेंगे, लेकिन
जो साइंटिस्ट थे वो कर चुके हैं प्रूफ कि इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, मतलब कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, ये प्रूफ हो चुका है। इट वॉज शोन फर्स्ट इन इश्चरिशिया कोलाई बैक्टीरिया। इश्चरिशिया कोलाई क्या है? बैक्टीरिया। एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स। मतलब कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है, पहले हमने देखा किसमें था? इश्चरिशिया कोलाई, एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया, उसके अंदर ये देखा गया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हायर ऑर्गेनिजम्स में देखा गया या पढ़ा गया, समझा गया, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं वगैरह। ठीक है। एंड ह्यूमन प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल। Matthew Michelson and Franklin Stahl performed the following experiment in 1953. मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल नाम के साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, ये नीचे एक्सपेरिमेंट किया जो प्रूव करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। किस ईयर में? ईयर भी याद रखिए, जो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में है वो ईयर याद होनी चाहिए। 1958। 1958 में मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और जो वो प्रूव करता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है। अब एक्सपेरिमेंट क्या है? लेट्स सी। दे ग्रू ई कोलाई इन द मीडियम कंटेनिंग NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड में N जो है 15 है। N15 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एज ओनली सोर्स ऑफ फॉर मेनी जनरेशन। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा मीडियम लिया जिसमें अमोनियम क्लोराइड था, और अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनियम आयन का नाइट्रोजन है वो N15 था। एक बात ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन 15 जो हैवी आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप यानी उसमें न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं, हैवी आइसोटोप है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, ये हैवी आइसोटोप है। ध्यान देने के बाद, ये रेडियो एक्टिव नहीं, हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का N15 एज द ओनली सोर्स फॉर नाइट्रोजन फॉर मेनी जनरेशन। तो उन्होंने जो मीडियम लिया था, उस मीडियम में, जैसे मान लीजिए कि मीडियम है, उस मीडियम में उन्होंने ई कोलाई को ग्रो कराया था। मान लीजिए ई कोलाई बैक्टीरिया है, और ई कोलाई बैक्टीरिया, इसमें जो मीडियम में उन्होंने दिया क्या था? केवल नाइट्रोजन के सोर्स के लिए। अगर डीएनए है रेप्लिकेशन के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी, नाइट्रोजन बेसेस वगैरह हैं, तो इसमें जो N15 उन्होंने एज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन दिया था। N15 अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में दिया था, इसमें जो ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे उनके लिए। ठीक है। और कई जनरेशन, तो कई जनरेशन देने का क्या मतलब है? जैसे देखिए, ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसमें नॉर्मली अगर देखा जाए तो N14 नाइट्रोजन हो पाया जाएगा उसके डीएनए में, नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में। बाद में अगर जनरेशन बाई कई जनरेशन तक अगर वो N15 के मीडियम में ग्रो कर रहा है, तो नाइट्रोजन का सोर्स तो N15 है, जिसकी वजह से उसके डीएनए में जो नाइट्रोजन होगा वो N15 होता जाएगा। एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, कई जनरेशन के बाद उसमें जो डीएनए होगा उसमें सारे नाइट्रोजन जो होंगे वो किस में होंगे? N15 वाले होंगे। ठीक है। कई जनरेशन के बाद उसमें जो, जैसे क्योंकि होता क्या है कि एक बार मान लीजिए हमारा एक डीएनए है, बैक्टीरिया का ही डीएनए मान लीजिए, एक बार N14 इनिशियली तो N14 रहेगा, नॉर्मल जैसे नेचर में है तो N14 है। उसके बाद मान लीजिए हम N15 में ग्रो करा रहे हैं, तो N15 में अगर हम ग्रो करा रहे हैं उस बैक्टीरिया को, तो क्या होगा? एक तो हमारा पुराना स्ट्रैंड रहेगा, एक हमारा पुराना स्ट्रैंड रहेगा, एक हमारा रहेगा पुराना स्ट्रैंड, और उस पे जैसे हमारा पुराना स्ट्रैंड है एक,
और एक उसी में हम नया स्ट्रैंड भी बनाएंगे, मतलब ग्रो कराएंगे। तो N15 डाल रहे हैं, तो जिसमें जो नाइट्रोजन होगा उसमें क्या होगा, N15 वाला नाइट्रोजन होगा। ये जो रेड वाले कलर से बना रही है N15 का है। फिर अगर नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन के बाद क्या होगा कि एक स्ट्रैंड तो बनेगा हमारा पुराने वाले यानी जो ब्लू कलर का बना है N14 वाले से, N14 से, और N14 में N14 है बनेगा और उसमें एक नया स्ट्रैंड जुड़ेगा। तो इस तरह से क्या करते करते जो न्यू बैक्टीरियाज बनेंगे उसमें जो नाइट्रोजन होगा N15 इनकॉर्पोरेट होता रहेगा। The E. coli grown in medium containing an ammonium chloride N15 is the heavy isotope of nitrogen as the only nitrogenous source for many generations. This result was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as the other nitrogen containing compounds। मतलब कि जैसे क्योंकि हम ग्रो करा नाइट्रोजन 15 के मीडियम में, तो जो जो न्यू स्ट्रैंड डीएनए बनते होंगे उसमें N15 ही आता होगा, इनकॉर्पोरेट होता होगा, उसके अंदर आता होगा। तो और भी डीएनए में भी और अदर जैसे कि जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है जहाँ पे बॉडी में ई कोलाई के, तो वहाँ पे भी N15 ही आ जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। The heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in the cesium chloride density gradient। तो जो हैवी डीएनए है, हैवी डीएनए मतलब कि जिस डीएनए में N15 है, हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का, उसे हम हैवी डीएनए कहेंगे। तो हैवी डीएनए को नॉर्मल डीएनए से हम कैसे सेपरेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम ग्रेविटी की वजह से सेपरेट करते हैं। जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, हल्का होगा ऊपर आ जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से किसके मीडियम में, सीजियम क्लोराइड के मीडियम में। ये पॉइंट आ सकता है, पूछा जा सकता है कि किस मीडियम में सेंट्रीफ्यूगेशन का है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में सीजियम क्लोराइड का CaCl का यूज़ करते हैं, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड के मीडियम में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि प्लीज़ नोट दैट N15 इज़ नॉट द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। मैंने कहा ना कि N15 इज़ नॉट द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है ये, इसीलिए इसको हम रेडियो एक्टिव वाले मेथड से नहीं कर सकते। इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 बेस्ड ऑन डेंसिटीज़, ये केवल डेंसिटी के बेसिस पे ही सेपरेट किया जाता है N14 वाले नाइट्रोजन से, क्योंकि N15 है उसमें थोड़ा हैवी पार्ट होगा, N15 है और N14 हल्का होगा, तो ये इनके डेंसिटी के बेसिस पे हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने पहला स्टेप क्या किया था कि ई कोलाई को लिया और उन्होंने उसे अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में ग्रो कराया कई जनरेशन तक, और अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था वो N15 था। अब सेकेंड स्टेप उन्होंने क्या किया, देन दे ट्रांसफर्ड द सेल इनटू द मीडियम विथ नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड। और उन्होंने क्या किया कि जो वो ई कोलाई बैक्टीरियम बन गया था, उन बैक्टीरिया से को ग्रो कराया, अब ट्रांसफ़र कर दिया किस मीडियम में, जिसमें अमोनियम क्लोराइड नॉर्मल था, मतलब N14 था। ठीक है, एंड टुक द सैंपल एट वेरियस डिफिनिट टाइम इंटरवल एज द सेल मल्टीप्लाई, और डिफरेंट सैंपल्स लेते रहें, जैसे कि एक बार ग्रो कराया उसके बाद उसका सैंपल ले लिया और फिर से चेक करने लगे, फिर ग्रो कराया, फिर एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद जितने देर में वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर लेता होगा उतने टाइम इंटरवल के बाद उसका सैंपल लेते रहे उन्होंने, एंड एक्सट्रैक्ट द DNA दैट रिमेन्ड एज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, और उस बैक्टीरिया में से उन्होंने DNA को निकाला। ठीक है, द वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ DNA, और जो डिफरेंट सैंपल दिए थे उन्हें सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट में अलग अलग उन्होंने डेंसिटी DNA का मेजर करने के लिए यूज़ किया।
मतलब जैसे एक सैंपल लिया, उसमें सीजियम क्लोराइड डाल के डेंसिटी ग्रेडियंट किया, दूसरा सैंपल लिया, उसको दूसरा जगह सीजियम क्लोराइड डाल के डेंसिटी, मतलब कि मिला के नहीं, अलग अलग इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग अलग डेंसिटी ग्रेडियंट का चेक किया। कैन यू रिकॉल व्हाट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एंड थिंक व्हाई अ मॉलिक्यूल विथ हायर मास डेंसिटी वुड सेडिमेंट फास्टर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये आप रिकॉल करिए। क्या रिकॉल कर सकते हैं खुद से? अगर कर सकते हैं तो करिए, सोचिए, लिखिए, समझिए और बताइए कि क्यों डेंसिटी हायर मास डेंसिटी वाले ग्रेडियंट जल्दी सेडिमेंट होंगे। अच्छा, ये मेरी तरफ से एक होमवर्क है, प्लीज़ अगर जो लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे वो इस क्वेश्चन को सर्च करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सीरियसली इसको पढ़ रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप पढ़ने के बाद आप कहीं से भी सर्च करके, समझ के, किसी से पूछ के ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आई होप कि आप लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद ये आंसर को देंगे। और मुझे ये जान के, अगर आप अगर आंसर करते हैं तो मुझे ये जान के अच्छा लगेगा कि लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। इसलिए ये क्वेश्चन मेरी तरफ से, आप इसे समझ के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट सबसे। थैंक यू। अब आगे हम देखते हैं कि क्या स्टेप थे। पहले उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को लिया, नाइट्रोजन 15 के मीडियम में ग्रो किया। उसके बाद वो उसी बैक्टीरिया को हटा के लेकर उन्होंने नाइट्रोजन 14 के मीडियम में ग्रो किया। और जब ग्रो हो रहा था, डिवाइड कर रहा था डीएनए, उसी समय डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद उन्होंने सैंपल लिया अलग अलग, और अलग अलग सैंपल लेके उसमें सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाला और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से उसका अलग अलग चेक किया कि कौन भारी है, हल्का है। उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकाले होंगे, तो आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा, समझाने की जो कोशिश कर रही हूँ मैं। देखिए, पहले मैंने N15 डीएनए लिया, मतलब जो नॉर्मल बैक्टीरिया था उसको कई जनरेशन तक N15 के मीडियम में, अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में हमने ग्रो कराया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो दी N14 वाले कराया N15 पे, थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट रहेगा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि देखिए ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है हर 20 मिनट्स में अपने डीएनए को डुप्लिकेट कर लेता है, हर 20 मिनट्स में अपने डीएनए को डुप्लिकेट कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। तो 20 मिनट बाद, या तो पहले ही देख लीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए 20 मिनट बाद क्या हुआ होगा, एक जनरेशन, जैसे एक बैक्टीरियम है उसका एक डीएनए है, 20 मिनट बाद वो 2 डीएनए बन गया होगा, एक डीएनए से 20 मिनट बाद 2 डीएनए बना होगा। तो वो जो नए नए डीएनए दोनों बने होंगे इस तरह से, फिर उसका उन्होंने सैंपल लिया, साइंटिस्ट ने क्या किया, सैंपल ले लिया, सैंपल लिया, फिर उसका क्या किया, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन बाद 40 मिनट बाद फिर एक सैंपल लिया, तो उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। अब कैसे कराया देखते हैं। देखिए, पहले उन्होंने N15 मीडियम लिया, N15 वाला डीएनए लिया, उसको 20 मिनट बाद फिर N15 का डीएनए जब लिया तो उन्होंने सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन उनका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, और उन्होंने देखा कि जो हैवी डीएनए है N15 वाला कहाँ, किस पॉइंट पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे रेड पॉइंट बना हुआ, यहाँ पे आ रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन के पास, सेपरेट होने के बाद अपने वेट के अकॉर्डिंग ये सेपरेट होते हैं। तो जो ज़्यादा भारी होगा ज़्यादा दूर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 20 जनरेशन के बाद, मतलब 20 मिनट्स के बाद जब नेक्स्ट जनरेशन हुई डीएनए की, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसके बाद फिर वो सैंपल लिया, सीजियम क्लोराइड डाला, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। फिर उन्होंने देखा कि जो हाइब्रिड बना, हाइब्रिड मतलब एक पुराना है और एक नया बन रहा है, इसमें ओरिजिनल प्योर मतलब क्या होता है कि जो दोनों स्टैंड सेम है, लेकिन हाइब्रिड मतलब कि एक डिफरेंट है, एक स्टैंड N14, एक स्टैंड N15। तो हाइब्रिड स्टैंड जब लिया तो उन्होंने देखा कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद रिजल्ट आया कि यहाँ पे थोड़ा दूर आया, मतलब थोड़ा सैंपल थोड़ा और पास में आया। उसके बाद 40 मिनट बाद दूसरे जनरेशन में फिर देखा उन्होंने कि 2 तरह के सैंपल उनको मिले, 2 तरह के सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद 2 सेपरेटेड लाइन्स मिली। उसमें पहला लाइन जो था N14-15 का था, हाइब्रिड डीएनए, और दूसरा वाला जो था N14 का था, लाइट डीएनए। तो ये उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, तो क्या हुआ होगा,
इस एक्सपेरिमेंट हुआ क्या होगा कि पहले तो एक डीएनए था, उसमें 20 मिनट बाद एक नया स्ट्रैंड जुड़ा होगा जो N14 वाला होगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन में फिर वो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए होंगे, उसमें फिर एक नया स्ट्रैंड बना होगा। क्योंकि नया स्ट्रैंड जो है N14 वाले पे बन रहा है, इसलिए दो तरह के हमको सैंपल मिले, एक नॉर्मल डीएनए, एक हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। Thus, the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer of from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes, E. coli. Thus, the DNA was extracted from the culture. जैसे बताया मैंने कि DNA को जो कल्चर किए हुए थे, जहाँ पे ग्रो करा रहे थे, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया वन जनरेशन आफ्टर, एक जनरेशन के बाद किया गया जब उसको N15 से N14 में डाला गया था, दैट इज़ आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद। क्यों? क्योंकि ई कोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट्स, ई कोलाई जो है वो 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है। हैड अ हाइब्रिड और इमीडिएट डेंसिटी, और जो हमने फर्स्ट जनरेशन के बात किया था उसमें हमें हाइब्रिड या बीच वाले डेंसिटी का सैंपल मिला था। देखिए यहाँ हमने फर्स्ट जनरेशन कराएगा, जब हमने कराया इसका फर्स्ट जनरेशन के बाद पहले हमने हाइब्रिड डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन का यहाँ पॉइंट आ रहा था, फिर नेक्स्ट जनरेशन मतलब एक जनरेशन बाद दिए तो इमीडिएट टाइप का बन रहा था। इमीडिएट मतलब कि उसकी जो डेंसिटी थी वो हैवी वाले से कम थी और लाइट वाले से ज़्यादा थी, उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट थी। और फिर नेक्स्ट जनरेशन में कराया तो उनको लाइट डीएनए भी मिला और हाइब्रिड डीएनए भी मिला, इमीडिएट वाला। Had a hybrid or immediate density. DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes, second generation was composed of equal amount of hybrid DNA and of light DNA. तो नेक्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में जब डीएनए सैंपल लिया गया तो उसमें इक्वल अमाउंट था हाइब्रिड डीएनए का और लाइट डीएनए का। मतलब पहले जनरेशन में N15 लिया गया, सेकेंड जनरेशन 20 मिनट्स बाद जो दी उसमें हाइब्रिड डीएनए हमको मिला, और नेक्स्ट 40 मिनट्स बाद मतलब उस नेक्स्ट टाइम में जो हमको सैंपल मिला वो इमीडिएट टाइप का भी था और लाइट डीएनए भी था। If E. coli was allowed to grow for 80 minutes, then what would be the proportion of light and hybrid DNA in the density DNA molecule? तो इस क्वेश्चन को आप फिर से अपने से ट्राई करेंगे और कमेंट में बताएंगे, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी बता दूँ। ठीक है, इसका आंसर आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। तब तक के लिए आप इसको देखिएगा और इसका आंसर खुद से सोच कर करने की कोशिश करिएगा। वैसे अभी अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनरी को पढ़ लें, मशीनरी को पढ़ लें एक बार फिर आकर हम इसको देखेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से सब कुछ क्लियर होगा और विजुअलाइज होगा। तो तब तक के लिए इस क्वेश्चन को लीव करते हैं, यहीं पे आगे हम बढ़ते हैं। और फिर जब हम डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में पढ़ लेंगे कि कैसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी कुछ पॉइंट है, उसके बाद अभी हम इसके बाद तुरंत स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज़्म, और जो मैं अपने नोट्स से आपको बताऊंगी, जो नोट्स मैंने बनाए थे उससे। तब तक रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ के फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट में ट्राई करेंगे उसको कंप्लीट करने का। Very similar experiment involving the use of radioactive thymidine to detect the distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on Vicia faba beans by Taylor and colleagues in 1958. जैसा एक्सपेरिमेंट मिशेल्सन एंड स्टॉलनिक कर रहा था, वो लोग कर रहे थे, वैसा ही 1958 में कर रहे थे, वैसा ही एक्सपेरिमेंट रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ करके
वैसा ही सेम एक्सपेरिमेंट एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, टाइलर और उनके कलीग्स, दोनों लोग मिल के 1958 में दूसरे प्लांट विसिया फैबाबीन्स कहते हैं इनको, उन पे कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, सिमिलर एक्सपेरिमेंट। और उसमें यूज़ क्या कर रहे थे, वो रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ करके वो सिमिलर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव कर रहे थे वो, द एक्सपेरिमेंट प्रूवन दैट द डीएनए इन द क्रोमोसोम इज ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। और ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव किया कि डीएनए जो क्रोमोसोम में डीएनए है वो भी सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। तो अभी तक जितना हमने बताया वो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन का, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जाके मेरा रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। फ्यू टर्म्स, अच्छा रेप्लिकेशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा और बीच बीच में कुछ एंजाइम के नाम आएंगे, उनको याद करना होगा। तो पहला टर्म क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, it is a particular sequence in a genome at which replication is initiated। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जीनोम में, जीनोम यानी डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम कहते हैं। तो जीनोम में जो एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को जहाँ से रेप्लिकेशन का स्टार्ट होता है, मतलब कहीं भी रेप्लिकेशन नहीं हो सकता ना, कोई जगह होगा, कई सीक्वेंस होगा, वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो रेप्लिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए जहाँ से रेप्लिकेट हो सके। एंड रेप्लिकॉन दूसरा टर्म है, द मिनिमम लेंथ ऑफ डीएनए विच रेप्लिकेट एज वन यूनिट। एक मिनिमम लेंथ ऑफ डीएनए जो एक यूनिट की तरह रेप्लिकेट कर रहे हैं, मतलब जब हम रेप्लिकेशन करा रहे हैं या डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो एक मिनिमम लेंथ जिसका रेप्लिकेशन हो रहा है एक सिंगल यूनिट की तरह एक साथ हो रहा है, उसे हम कहेंगे रेप्लिकॉन। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने रेप्लिकेशन कराना है तो इस वाले डीएनए के स्ट्रैंड को हम कहेंगे रेप्लिकॉन। ओके, अब देखते हैं स्टेप्स क्या हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। हेलिकेज एंजाइम अनवाइंड and separate the both strand of DNA at origin of replication। origin of replication में जहाँ है DNA का, वहाँ पे हेलिकेज नाम का एक एंजाइम है, हेलिकेज। इस एंजाइम को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, अनवाइंड करता है। अनवाइंड यानी खोलना, जो जैसे डीएनए है वो विंग्ड है, एक मुड़ा हुआ हेलिक्स की तरह मुड़ा हुआ है, तो उसको ये अनवाइंडिंग करता है। जो दो स्ट्रैंड हैं डीएनए के जो दो स्ट्रैंड हैं इनको ये खोलता है। जैसे एक स्ट्रैंड है, इसकी अनवाइंडिंग हुई थी, अलग अलग हो गए, इस तरह से इनको ये खोलने का, अनवाइंडिंग करने का, खोलने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम। पहला स्टेप, हेलिकेज एंजाइम अनवाइंड एंड सेपरेट द बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हेलिकेज एंजाइम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास दोनों स्ट्रैंड को खोलता है, सेपरेट करता है। जैसे एक देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये हमारा एक क्या है, हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज एंजाइम का कलर चेंज कर देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा हेलिकेज एंजाइम है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आपको दिख रहा है। हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है कि जो दोनों स्ट्रैंड हैं डीएनए के, इसको सेपरेट कर रहा है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का सेपरेट कर रहा है, यहाँ से ये जहाँ जा रहा है यहाँ पे इसको सेपरेट कर रहा है। डीएनए स्ट्रैंड है यहाँ पे, अब यहाँ जाएगा तो दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर रहा है। ये हेलिकेज एंजाइम है।
As the helicase enzyme proceed, DNA strand become more tightly coiled in front of helicase. जैसे जैसे DNA strand जो है, जैसे जैसे एंजाइम आगे बढ़ रहा है तो DNA स्ट्रैंड जो है आगे की तरफ और कॉइल होते जा रहा है। हेलिकेज के आगे जो DNA स्ट्रैंड है वो कॉइल होते जा रहा है, और ज़्यादा कॉइल होते जा रहा है। तो एक दूसरा एंजाइम है, अनदर एंजाइम टोपो आइसोमरेज या DNA गाइरेज इसको कहते हैं, टोपो आइसोमरेज। इट कट्स एंड रीसील वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इन द फ्रंट ऑफ हेलिकेज एंड रिलीज द टॉर्शनल इफेक्ट। तो ये क्या करता है, टोपो आइसोमरेज जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा ये DNA स्ट्रैंड है, हमारा ये DNA स्ट्रैंड है, तो DNA स्ट्रैंड जैसे जैसे हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ रहा है तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये टॉर्शन बढ़ता रहेगा। टॉर्शन की मतलब उसमें जो ऐंठन होती है वो बढ़ने लगेगी, तो उसको ठीक करने के लिए दूसरा एंजाइम आता है टोपो आइसोमरेज। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, आराम से दिख रहा है, बहुत ही इजीली यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। जैसे कि यहाँ हेलिकेज एंजाइम है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है कि जो जैसे DNA हेलिक्स है ना, तो हेलिक्स मुड़ा हुआ है, तो इस हेलिक्स को ये क्या करता है कि कट करता है, इस पॉइंट से यहाँ से कट करेगा और फिर उसे रिसील कर देगा, फिर वहीं जोड़ देगा और जोड़ के एक सीधा सीधा टेम्पलेट स्टैंड बना दे रहा है। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं DNA क्या होता है, हेलिकल मॉडल होता है। हेलिकल मीन्स हेलिक्स की तरह वो घुमा हुआ होता है, इस तरह से कुछ होता है ना हेलिक्स। तो हेलिक्स को क्या कर रहा है, ये अनवाइंड कर रहा है और रिसील, कट एंड रिसील करके अनवाइंडिंग कर रहा है, खोल रहा है इसको हेलिक्स को क्या कर रहा है, सीधा कर रहा है। इसके आगे जो इसमें गैरेशन हो रही है या फिर ऐंठन बढ़ रही है उसको खोल के कम कर रहा है, टोपो आइसोमरेज। और ये कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम के फ्रंट में, आगे में। समझ में आ गया होगा पॉइंट। हेलिकेज इन फ्रंट ऑफ हेलिकेज एंड रिलीज द टॉर्शनल इफेक्ट। तो जैसे जैसे हेलिकेज एंजाइम प्रोसीड करता है, DNA स्ट्रैंड जो वो और ज़्यादा कॉइल होता है इन फ्रंट ऑफ हेलिकेज के सामने। तो दूसरा एंजाइम टोपो आइसोमरेज क्या करता है, कट एंड रिसील वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इन फ्रंट ऑफ हेलिकेज एंड रिलीज द टॉर्शनल इफेक्ट, और टॉर्शनल इफेक्ट को कम करता है। टॉर्शनल इफेक्ट समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घर पे या खुद से। जैसे कि मान लीजिए 2 रस्सी ले लीजिए एक साथ और उसको एक जगह कहीं बांध दीजिए, दोनों रस्सियों को, और एक के अंदर एक करके दोनों को एक के ऊपर एक घुमाते रहिए। घुमाने के बाद जब आप खोलेंगे उस रस्सी को दोनों को, तो क्या होगा कि जहाँ से खुल रहा है उसके आगे क्या होगा, और ऐंठन बढ़ेगी, उसी को हम कहेंगे टॉर्शनल इफेक्ट। और उसको कम करने क्या होता है, उस ऐंठन को थोड़ा काट के फिर सिल दिए, उसको काट के सिल दिए, तो DNA जो है वो एक रिलीज़ हो जाएगा, उसका टॉर्शनल इफेक्ट कम हो जाएगा और DNA आसानी से जो हेलिकेज एंजाइम अपना काम करता रहेगा और DNA स्ट्रैंड को अलग करता रहेगा, जिससे कि आगे का प्रोसेस हो सके। अब आगे के स्टेप्स क्या है फिर देखते हैं हम। अ सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन बाइंड टू वन स्ट्रैंड ऑफ DNA एंड प्रिवेंट द प्री मैच्योर रिवाइंडिंग ऑफ सेपरेटेड DNA। एक दूसरा प्रोटीन जिसका नाम है सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन, वो बाइंड टू द वन स्ट्रैंड ऑफ DNA। जो DNA हमने खोला है, मतलब हेलिकेज एंजाइम ने जिस DNA को ओपन किया है, जैसे हमारा DNA था, तो DNA को हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो जब सेपरेट कर रहा है ऐसे ऐसे इस तरह से कुछ, मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ से सेपरेट हो चुके हैं, तो जब ये सेपरेट कर रहा है, क्योंकि जो दोनों आपस में तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस हैं, तो बेसेस क्या होंगी, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगी, और जैसे जैसे ये पास जाएगा ये खुद से जुड़ने की कोशिश करेंगे, दोनों बेस आपस में अट्रैक्ट होंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगी। तो एक दूसरा प्रोटीन जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, यहाँ बाइंड हो जाएगा और इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में मिलने नहीं देगा। अगर स्ट्रैंड मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा, DNA की रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। तो एक दूसरा प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन यहीं पे जुड़ जाता है इनके स्ट्रैंड के पास, और जुड़ने के बाद इन दोनों की आपस में मिलने, दोनों स्ट्रैंड को आपस में मिलने नहीं देता है। ठीक है, इसका यही काम है। अभी तक हमारा 2 स्टेप हो गया, जिसमें से एक स्टेप था कि हेलिकेज एंजाइम आ रहा था, वो DNA को सेपरेट कर रहा था। दूसरा स्टेप था कि
हेलिकेज के सामने एक दूसरा एंजाइम टोपोआइसोमरेज आ रहा था और डीएनए गायरेशन को कम कर रहा था। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में था कि सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन आके उन दोनों अलग अलग स्ट्रैंड पे जाके जुड़ जाए ताकि वो आपस में जुड़ ना सकें। अब आगे क्या होगा, अब उसमें हमें क्या होगा, नया स्ट्रैंड जोड़ना होगा। अब कौन जोड़ता है नया स्ट्रैंड, तो एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नए स्ट्रैंड को बनाता है। और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने की थी, आर्थर कॉम्बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डिस्कवर किया था। DNA polymerase can recognize the base sequence of the template strand and can attach complementary nucleotide to it. DNA polymerase क्या करता है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था, हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड था, उसके सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है कि देखता है कि वहाँ पे कौन कौन सा सीक्वेंस है, ए है, टी है, जी है, सी है, मतलब वो देखता है उसको और उसके बाद जो वो बेसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली एक नया बेस जोड़ता है कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मान लीजिए ए है तो टी जोड़ेगा, जी है तो सी जोड़ेगा, सी है तो जी जोड़ेगा, टी है तो ए जोड़ेगा। उस तरह से डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है कि उस जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस जोड़ता है जिससे कि सिंगल जो स्ट्रैंड था उससे एक डबल स्ट्रैंड बन जाए। ठीक है। एंड DNA polymerase III is the main enzyme for the DNA replication। और DNA replication के लिए DNA polymerase III ये मेन एंजाइम है। और भी बाकी एंजाइम है, DNA polymerase I है, उनका दूसरा काम है। जो मेन दूसरा स्टैंड बनाने का काम जो है वो DNA polymerase III का है। और ये बात भी है कि अकेले काम नहीं करता, इसके साथ और भी एंजाइम्स लगते हैं तब जाके DNA का रेप्लिकेशन पूरा होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज III जो है वो मेन एंजाइम है, ये याद रखिएगा। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं एक फिगर में कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड, और उसमें एक नया स्ट्रैंड बन रहा है और बना कौन रहा है, डीएनए पॉलीमरेज III। डीएनए पॉलीमरेज III आपको एंजाइम दिख रहा होगा, डीएनए पॉलीमरेज III। ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड, यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड है, इस पर एक नया स्ट्रैंड बना रहा है। डीएनए पॉलीमरेज III ये एंजाइम है। और हेलिकेज भी दिख ही रहा होगा इस फिगर में आपको, हेलिकेज यहाँ पे है। हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर रहा है, अलग अलग कर रहा है और फिर उस अलग अलग स्ट्रैंड पे डीएनए पॉलीमरेज जो है न्यू स्ट्रैंड बना रहा है। न्यू स्ट्रैंड देखिए, ये रेड कलर का बना हुआ है न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा, मेरी बातें सब आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ लेते हैं। DNA polymerase can add new nucleotides only toward the third end of the pre-existing nucleotide. It cannot add first nucleotide. DNA polymerase क्या करता है, हमेशा जो नए न्यूक्लियोटाइड हैं वो थर्ड एंड पे प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के जोड़ता है। प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है कि देखिए, जैसे हम देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड था, दोनों को हम अलग करते हैं। पहले एक बार स्टेप अलग करेंगे, तो अलग करने के बाद अगर जो नया स्ट्रैंड बनाने जा रहे हैं हम, नया स्ट्रैंड जो हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि एक स्ट्रैंड हमने बनाया, उसके बाद उसको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद जो नया स्ट्रैंड हम यहाँ ऐडअप करने वाले हैं, यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड, उसको थोड़े कलर चेंज कर देते हैं, नया स्ट्रैंड हम बनाने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे इस वाले स्ट्रैंड में अगर जो पुराना वाला स्ट्रैंड है वहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड होंगे, पहले से कुछ थोड़ा बहुत जुड़ा रहेगा, मान लीजिए कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ, यहाँ पे कुछ जुड़ा रहेगा, तभी इस जुड़े वाले के थर्ड एंड पे, यहाँ पे थर्ड एंड पे ही एक नए चेन को डीएनए पॉलीमरेज बना सकता है। नए चेन को यहाँ से ये बना सकता है, पहले वो न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ेगा। मतलब जो डीएनए हमारा बन रहा है, अगर पहले से कुछ जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोटाइड तो उसके थर्ड एंड पे ये जोड़े जा सकता है डीएनए के स्ट्रैंड को, अपने से वो पहला कुछ पॉइंट नहीं बना सकता। तो ये पहला कुछ न्यूक्लियोटाइड कौन जोड़ेगा, अब ये देखते हैं। First few nucleotide added to the template
स्ट्रैंड आर नोन एज प्राइमर। और ये जो पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, ये वाला जो हम बताएं कि कुछ न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, इन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइमर। क्या कहेंगे? प्राइमर। जो पहला कुछ न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं उसे हम कहेंगे प्राइमर। ठीक है। अब प्राइमर कौन जोड़ता है? इसके लिए एक दूसरा एंजाइम आएगा, वो प्राइमर जोड़ेगा। और कौन सा एंजाइम आएगा प्राइमर जोड़ने के लिए? प्राइमेज एंजाइम। देखते हैं उसके बारे में। इतना तो क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ देखिए ये प्राइमेज एंजाइम के बारे में। द प्राइमेज इज एन एंजाइम दैट सिंथेसाइजेस दीज शॉर्ट आरएनए सीक्वेंसेस। अब ये जो हमने बताया कि प्राइमर जुड़ रहा है, पहले कुछ जुड़ेगा सीक्वेंस में डीएनए के, तभी उसके आगे जैसे डीएनए था हमारा, उसमें कुछ हमने अलग से अलग किया स्ट्रैंड, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ जोड़ा प्राइमर की तरह। उसके बाद ही जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो कुछ नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा इसी के बाद। तो ये जो पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं यहाँ पे ये वाले, इसको जोड़ने के लिए एक एंजाइम आएगा, इसे प्राइमर कहेंगे। और ये प्राइमर किससे बना होता है? आरएनए से। किससे बना होता है? आरएनए से बना होता है। तो प्राइमर को कौन जोड़ेगा? प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा? कुछ प्राइमर को जोड़ेगा। जो हमारा सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड है वहाँ पे कुछ प्राइमर कुछ आरएनए सीक्वेंसेस को जोड़ेगा, और उस सीक्वेंसेस के थर्ड एंड पे जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा। जो आरएनए सीक्वेंस, जो प्राइमेज एंजाइम है वो क्या बनाता है? इज एन एंजाइम दैट सिंथेसाइज दी शॉर्ट आरएनए सीक्वेंसेस। जो प्राइमेज एंजाइम है ये शॉर्ट आरएनए सीक्वेंसेस को बनाता है, प्राइमर को बनाता है। प्राइमर एक आरएनए सीक्वेंस है, उसको बनाता है और इसे प्राइमेज कहते हैं। क्योंकि ये प्राइमर जो है ये आरएनए से बना हुआ है, इसलिए जो एंजाइम इसको बना रहा है इसको हम कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का क्या मतलब है? कि वो एंजाइम जो आरएनए का पॉलीमर बनाता है। प्राइमर क्या है? आरएनए से बना हुआ है, तो प्राइमेज एंजाइम आरएनए का पॉलीमर बना रहा है, इसलिए उस प्राइमर को, उस एंजाइम को हम कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज। These primers serve as a starting point for the DNA synthesis. Since the primase produces RNA molecule, the enzyme is a type of RNA polymerase. क्योंकि ये जो प्राइमर्स हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट की तरह वर्क कर रहे हैं और आरएनए से बने हुए हैं, इसलिए इनको बनाने वाला एंजाइम को हम कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज। प्राइमेज का दूसरा नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। Primase also called DNA dependent RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase का क्या है मतलब? कि ये जो प्राइमर बन रहा है वो डीएनए के सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा डीएनए था, पेरेंटल डीएनए। इस पेरेंटल डीएनए में एक प्राइमर जुड़ रहा है, ये देखिए प्राइमर यहाँ पे जुड़ रहा है, और ये किसके अकॉर्डिंग हो? यहाँ पे जो सीक्वेंसेस होंगे, जो हमारे यहाँ पे सीक्वेंसेस होंगे, इस सीक्वेंसेस का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे प्राइमर जुड़ेगा। तो जो प्राइमेज एंजाइम है उसे हम क्या कर रहे हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए पे डिपेंड कर रहा है और बना क्या रहा है? आरएनए बना रहा है। डीएनए के अकॉर्डिंग आरएनए बना रहा है। आरएनए प्राइमर क्योंकि आरएनए होता है, तो ये प्राइमर जो होगा हमारा आरएनए है, और जो एंजाइम इसको बना रहा है उसे कहेंगे प्राइमेज। ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होगा कौन है? प्राइमेज। ठीक है। One strand of DNA is synthesized continuously, but another end of DNA synthesized discontinuously, and fragments appear called Okazaki fragments. तो एक डीएनए देखिए, अब फिर से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि हमारा, इसके पहले हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो कहाँ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है? ऑन द थर्ड एंड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड।
प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से न्यूक्लियोटाइड है उसके थर्ड एंड पे वो जोड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें थर्ड एंड पे जोड़ रहा है, तो जैसे आप देखिए जैसे कि हमारा ये जो स्ट्रैंड है एक जगह 5 एंड होगा तो दूसरा 3 एंड होगा, एक 5 एंड है तो दूसरा 3 एंड होगा, एक 3 एंड है दूसरा 5 एंड होगा। तो 3 एंड मान लीजिए यहाँ शुरू करते हैं, तो 3 एंड पे उसके एंटी पैरेलल वाला 5 एंड होगा। अब 5 एंड पे प्राइमेज एंजाइम कुछ न्यूक्लियोटाइड बना दिया। अब इस न्यूक्लियोटाइड जो प्राइमर बना इसके थर्ड एंड पे यानी यहाँ इस वाले पॉइंट पे जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। तो एक स्ट्रैंड तो लगातार ऐसे खुलता जाए, यहाँ पे प्राइम मान लीजिए हेलिकेज एंजाइम आएगा। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा कि यहाँ पे डीएनए हेलिक्स को खोलता रहेगा, डीएनए हेलिक्स को खोल रहा है और ऐसे डीएनए हेलिक्स खुल रहा है और खुलने के बाद ये आगे बढ़ता रहेगा हेलिकेज, डीएनए हेलिक्स खुलता रहेगा और ये प्राइमर जुड़ता रहेगा आराम से, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जुड़ता जा रहा है लगातार। लेकिन दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा, इसका जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है, दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ 5 था, अब यहाँ 3 एंड वाला है, 3 एंड है तो यहाँ से 5 एंड वाला है, 5 एंड के यहाँ पे 3 एंड होगा। तो हमेशा जो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है हमेशा वो 3 एंड पे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम बीच में लें, क्योंकि यहाँ पे 3 एंड है तो यहाँ इसके सामने वाला 5 एंड होगा, ये 3 एंड है तो यहाँ 5 एंड होगा। 5 से 3 के बीच में जोड़ेंगे तब इस यहाँ पे 3 एंड जो है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अपना काम शुरू करेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे सीक्वेंस बनेगा तो ये फ्रैगमेंट्स जनरेट हो जाते हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट्स, और इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखिए समझ में आएगा, थोड़ा और क्लियर होगा। यहाँ पे जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज है एंजाइम और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वो नए स्ट्रैंड को बनाते जा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ से नए स्ट्रैंड को बनाते जा रहा है। तो जब नए स्ट्रैंड को इस साइड बना रहा है, एक यहाँ स्ट्रैंड भी बना रहा है, दोनों स्ट्रैंड को बना रहा है आपस में। तो जैसे ये पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो इसको यहाँ पे खाली न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहा है, नए नए न्यूक्लियोटाइड देखिए इस तरह जुड़ रहा है, यहाँ पे एक नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, यहाँ जुड़ा, इस तरह से जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड जिसमें लगातार काम हो रहा है इसकी तरफ से, उसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ पे लगातार न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीड कर रहा है, आगे है। जबकि जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है इसमें क्या होगा कि जैसे कि यहाँ आगे बढ़ा तो दूसरे वाले स्ट्रैंड में इधर से चलेगा, इधर से इधर, तो यहाँ तक जोड़ा, उसके बाद फिर नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए दूसरा आरएनए पॉलीमरेज आएगा, तब जाके दूसरा काम होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रैंड बनेगा वो लैगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, एक लीडिंग स्ट्रैंड एक लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड में लगातार कॉन्टिन्यूसली काम हो रहा है और लैगिंग स्ट्रैंड में रुक रुक के काम हो रहा है, उसमें फ्रैगमेंट्स बन जा रहे हैं। थोड़ा और देखिए इसमें दूसरे वाले फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये जो आरएनए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये इस तरफ से लगातार बढ़ा है, जैसे जैसे खुलता जा रहा है यहाँ पे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हुआ जा रहा है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे ये जोड़ता जा रहा है। यहाँ जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रैंड खाली है तो यहाँ पे ये अपना आराम से न्यू न्यू न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ जोड़ता जाएगा। लेकिन दूसरे जगह पे जहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, अब डीएनए पॉलीमरेज इस तरह से काम कर आगे बढ़ रहा है, इसके आगे, तो उसके आगे जब बढ़ेगा तो यहाँ तक बढ़ते बढ़ते यहाँ जाएगा, तो यहाँ तक जाके स्ट्रैंड खत्म हो गया। अब आगे कैसे बढ़ेगा, तो अब यहाँ पे एक नया प्राइमर बनाएगा, इस पॉइंट पे एक नया प्राइमर बनाएगा। इस नए प्राइमर से फिर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे रुक रुक के जो पॉइंट्स मिल रहे हैं इसे हम कहेंगे क्या, फ्रैगमेंट्स जो जनरेट होंगे इनको कहेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज कॉन्टिन्यूसली कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड नया बन रहा है, लगातार बन रहा है, उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। जो स्ट्रैंड लगातार बन रहा है लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और जो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज डिसकॉन्टिन्यूसली कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। और जो स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूसली बन रहा है उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे।
और ये वाला हमारा देखिए लैगिंग स्ट्रैंड है। यहाँ से यहाँ तक बना, फिर एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे खुलता रहेगा ना, देखिए इसमें समझाने की कोशिश ये है, जैसे स्टैंड खुला तो यहाँ से पहले मान लीजिए खुला होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक बन गया। उसके बाद यहाँ पे तो ख़त्म हो गया डीएनए, अब पीछे से बनना शुरू करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बनने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे बनाया तो पहले जब शुरू में खुला होगा तो यहाँ से यहाँ तक बनने के बाद यहाँ से यहाँ तक बना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे तो डीएनए स्ट्रैंड खत्म हो जा रहा है, फिर एक नया प्राइमर बना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बना होगा, फिर डीएनए स्ट्रैंड खत्म हो गया, फिर यहाँ से एक नया प्राइमर बना। इस तरह से धीरे धीरे करा, और जबकि ये लगातार अपना काम किए जा रहा है, इसलिए लीडिंग है और ये दूसरा वाला लैगिंग स्ट्रैंड है। और जो डीएनए स्ट्रैंड बन रहे हैं क्योंकि फ्रैगमेंट से बन रहे हैं, यहाँ पे फ्रैगमेंट बना, फिर उसके बाद दूसरा बना, तो उसे हम कहेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ओकाज़ाकी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फ्रैगमेंट्स को देखा था, तो उन्हें कहा गया ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तब जो शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड हैं, इनको हम कहेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कह रहे हैं। देखिए जब स्ट्रैंड बन जाता है, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड बन गया, तो क्योंकि डीएनए है तो उसमें आरएनए की कोई ज़रूरत है नहीं, तो आरएनए की ज़रूरत नहीं, तो उसको आरएनए हटाने के लिए हम प्राइमर जो था आरएनए का था, तो हटाने के लिए एक दूसरा एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1, जो कि प्राइमर को रिमूव करेगा और जो प्राइमर को हटाने से वहाँ कुछ गैप बना होगा ना, उस गैप को फिल करेगा। ठीक है। और एक तीसरा एंजाइम होगा जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये ज्वाइन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाई ईस्टर लिंकेज। डाई ईस्टर लिंकेज बना के वो जो डीएनए यहाँ पे हम जोड़ेंगे, फ्रेगमेंट जोड़ेंगे गैप को फिल करने के लिए, उस दोनों को जोड़ देगा, पुराने वाले जो बन चुका है उससे और जो यहाँ पे नया नया बना रहे हैं उसको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज, लाइगेज यानी जोड़ना, लाइगेशन मतलब जोड़ना, और लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो जोड़ के इस फ्रैगमेंट्स को पूरा कर देगा और इसे प्रोसेस से बॉन्ड कौन सा बनेगा, डाई ईस्टर लिंकेज से जोड़ेगा। और इतना मेरा जो रेप्लिकेशन का बेसिक पॉइंट थे क्लियर हो गए। अब ये सब पॉइंट्स हम एनसीईआरटी में एक बार देख लेंगे तो कुछ जो पॉइंट्स छूटे होंगे वो सब हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स से था, तो मैंने समझाने के लिए अपने नोट्स का यूज़ किया। अब हम इसको इसी सेम चीज़ को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। और हम लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, पर हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो में कंप्लीट कर दें तो सही रहेगा, इसलिए इसको हम कंप्लीट करके ही तो आज ख़त्म करेंगे वीडियो। तो पूरा वीडियो प्लीज़ देखिएगा समझने के लिए, ये नहीं कि बड़ा वीडियो है तो नहीं देखें, पूरा वीडियो देख के और जो जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है उस होमवर्क को आप करेंगे। और जो होमवर्क मैं खुद से मैंने दिया है कि मैं खुद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगर आप उसका आंसर दिए रहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं उसका आंसर दूंगी। अगर आप नहीं दे रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो फिर मैं उसका आंसर देने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका आंसर मिले आपको, तो प्लीज़ देखने के बाद कमेंट में वो आंसर ज़रूर करिएगा जो मैंने प्रीवियसली होमवर्क दिया है। अब जो स्टेप्स हैं आपको समझ में आएंगे तो आसानी से हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ नहीं समझ में आता तो आप पीछे वीडियो पर देख के कर लीजिए, और कुछ उसके बाद भी दोबारा भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये एक सुविधा है कि आप कमेंट में डालिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं ट्राई करूँगी उसका आंसर देने का कमेंट में ही। फिर भी मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि समझा पाऊँ, लेकिन अगर फिर भी कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे तो उसे आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी या नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा उस पॉइंट को डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। मशीनरी एंड द एंजाइम्स। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सी मशीनरी, कौन से एंजाइम लगेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। इन द लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ कैटलिस्ट या एंजाइम। जो लिविंग सेल्स हैं ई कोलाई में, मतलब लिविंग सेल्स में, जैसे कि ई कोलाई का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसके लिए कई सेट ऑफ एंजाइम्स, कई एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। The main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase. DNA dependent DNA polymerase, जिसको हम DNA polymerase थर्ड कह रहे थे, उसे हम DNA dependent DNA polymerase कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो DNA
जो टेम्पलेट डीएनए है उसी के बेसिस पे नए नए डीएनए मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमर बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सिंस it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxyribonucleotide, क्योंकि वो DNA टेम्पलेट का यूज़ कर रहा है टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बनाने के छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के जो पॉलीमर बनता है उसको बनाने के लिए वो डीएनए टेम्पलेट यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड का यूज़ कर रहा है, इसलिए उसे कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए को देख के डीएनए बना रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को बायोलॉजी में टर्म्स को अगर हम जान जाएंगे तो हमें समझने में आसानी हो जाती है। These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of large number of nucleotide in very short time। क्योंकि ये एंजाइम्स को इतना काम होता है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को एडअप करना होता है, इसलिए इनको ज़्यादा एफिशिएंट होगा, मतलब बहुत अच्छे से काम करना होता है। ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है देखते हैं। जैसे इनको हाईली एफिशिएंट होना चाहिए, एंजाइम को हाईली एफिशिएंट होते हैं क्योंकि इनको they have to catalyze polymerization of large number of nucleotides, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करना होता है, इसलिए इन्हें एफिशिएंट होना होता है। E. coli has only 4.6 into 10 to the power 6 base pair। E. coli जो बैक्टीरिया है उसमें केवल 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर हैं। कंपेयर इट विथ ह्यूमन हुज डिप्लॉयड कंटेंट इज 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। जो ह्यूमन का डिप्लॉयड कंटेंट है, डिप्लॉयड नंबर में 2n नंबर जो ह्यूमन कंटेंट है वो 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर है। कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स, और वो 18 मिनट्स में रेप्लिकेशन कंप्लीट कर जाता है। जैसे कि हम बताएं कि 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड कर ले रहा है, तो बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है तो पहले के 18 मिनट में वो क्या कर रहा है, डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है, और बाकी बचे हुए 2 मिनट में वो बैक्टीरिया डिवाइड हो जा रहा है। तो इतने बेस सीक्वेंस जो 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स है, इनको पॉलीमराइज करना है, उन्हीं की जैसा दूसरा बेस पेयर बनाना है। तो इसके लिए 18 मिनट में सोचिए कितना जल्दी जल्दी वो काम कर रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि एवरेज रेट क्या हुआ, एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेसिस पर सेकेंड। समझ रहे हैं, मतलब एक सेकेंड में वो एंजाइम 2000 बेसिस को जोड़ ले रहा होगा, तब जाके 18 मिनट में उतने बेसिस को वो बना पा रहा होगा या रेप्लिकेशन कर पा रहा होगा। ठीक है, पॉइंट विल बी क्लियर। समझ में आ रहा होगा पॉइंट, वैसे आसान है, मतलब कि इतना ज़्यादा बेस पेयर्स हैं उनको जोड़ना है डीएनए पॉलीमरेज को, और क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि दिन भर, मतलब जैसे जिन बैक्टीरिया या जिन भी सेल में जितना टाइम होगा और टाइम सबका फिक्स्ड होता है, तो उतने फिक्स टाइम में उसे काम करना है। तो लगभग 2000 बेस से एक सेकेंड में वो जोड़ रहा है। Not only do these polymerases have to be fast, not only due to these polymerases have to be fast, but also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy। मतलब इन्हें फास्ट ही नहीं करना है कि बस जल्दी जल्दी कर दिए तो हो गया, नहीं, उन्हें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ काम करना होगा, मतलब इफ़िशियंट भी होना होगा और सही सही काम करना होगा, सही सही न्यूक्लियोटाइड जोड़ने होंगे, क्योंकि एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट
into mutation. Any mistake during replication would result into mutation, मतलब कि into mutation, क्योंकि इन्हें फास्ट ही नहीं होना है कि बस फास्ट हो गए, तो नहीं, ये इतना फास्ट इफ़िशिएंट भी होना चाहिए और सही सही सीक्वेंसेस को जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर गलत सीक्वेंस जुड़ गया, चेंज हो गया बेस सीक्वेंस, तो उस समय क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, उस सीक्वेंस के चेंजेस हो जाएंगे जिससे जीनोम बदल जाएगा, तो म्यूटेशन हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं कि अगर हम जल्दी गलती करेगा तो हमेशा म्यूटेशन हो जाएगा। तो इसलिए इन एंजाइम को फास्ट होने के साथ साथ एक्यूरेट भी होना होता है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ इन्हें काम करना होता है। तो सोच लीजिए कितने ज़्यादा एफिशिएंट होंगे ये एंजाइम। फर्दरमोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। फर्दर जो रेप्लिकेशन है वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक्सपेंसिव मतलब एनर्जी चाहिए होता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, क्योंकि हम डीएनए स्ट्रैंड को अलग कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अट्रैक्शन से जुड़े हैं, तो अट्रैक्शन को कम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जेटिकली ये रेप्लिकेशन बड़ा एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है। जहाँ पे अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन को दूर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एनर्जी कहाँ से पूरी होगी, ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस। देखिए ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ था कि जो डीऑक्सीराइबो एनर्जी कहाँ से मिलती है रेप्लिकेशन के लिए। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड और उसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 फॉस्फेट। तो 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, जैसे कि एटीपी आपने पढ़ा होगा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें भी क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में भी 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। तो एडेनोसिन ग्रुप होता है न्यूक्लियोसाइड, उसमें 3 फॉस्फेट जुड़ते हैं। तो जब फॉस्फेट जुड़ते हैं तो जब इनको तोड़ा जाता है, इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, इन बॉन्ड्स की क्या की जाती है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड को तोड़ना। जब तोड़ा जाता है तो इसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब एटीपी जब इसमें लिया जाता है हमारा क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को जब लिया जाता है तो ये काम क्या करता है, पहले तो एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है और हमें डीएनए में जोड़ना है, तो सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेगा। सबस्ट्रेट के साथ साथ ये एनर्जी करेंसी की तरह भी काम करेगा। इसमें जो 3 बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड टूटेंगे तो टूट के एनर्जी देंगे। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी मिलेगा। अच्छा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कभी बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी होती है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ हम बॉन्ड को तोड़ते हैं, वहाँ पे अट्रैक्शन होता है बॉन्ड के बीच में, और तब हम तोड़ते हैं, अट्रैक्शन को दूर करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ जब एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है या फिर कोई भी ट्राइफॉस्फेट बनता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बनता है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उसमें आपस में रिपल्शन होता रहता है, तो ज़बरदस्ती मतलब एक जबरन जो है वो दोनों बॉन्ड बनाया जाता है, तो उस बॉन्ड को बनाने में एनर्जी दी जाती है, क्योंकि वो रिपल्शन के अगेंस्ट बॉन्ड बनता है, और जब वो बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, जो एनर्जी दी गई रहती है वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। ये भी थोड़ा सा केमिस्ट्री का पॉइंट था, या समझ सकते बायोमोलिक्यूल्स का पॉइंट था समझने के लिए, कि बॉन्ड को बनाने में, क्योंकि रिपल्शन के दोनों ग्रुप में रिपल्शन हो रहा था, ज़बरदस्ती पकड़ के बॉन्ड बनाया गया है, तो उसको जब तोड़ा जाएगा तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होगी, और जहाँ पे अट्रैक्शन से बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो 2 काम करता है। पहला काम क्या करता है कि वो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ना है, और दूसरा काम करता है उसमें जो बॉन्ड होते हैं वो टूट के एनर्जी देते हैं। तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को एनर्जी इन्हीं बॉन्ड के टूटने से मिलती है। इन
addition to acting as substrate they provide energy for the polymerization reaction। जो polymerization reaction हो रहा है उस reaction को energy provide करते हैं। The two terminal phosphate in the deoxyribonucleoside triphosphate are high energy phosphate same as in case of ATP। जैसा ATP में होता है हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं वैसे ही इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में हाई एनर्जी फॉस्फेट हैं जिनके टूटने से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का यूज होता है रेप्लिकेशन के लिए। इन एडिशन टू DNA dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy। DNA dependent DNA polymerase के अलावा कई दूसरे एंजाइम्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ। इतने एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करने के कुछ अदर एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है जैसे कि हमने पढ़ लिया है, अब तो हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से एंजाइम होते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बाद दूसरा होता है प्राइमेज की ज़रूरत होती है, हेलिकेज की ज़रूरत होती है, टोपोआइसोमरेज की ज़रूरत होती है, डीएनए पॉलीमरेज 1 की ज़रूरत होती है। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं, ये सब मिलजुल के इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फॉर लॉन्ग DNA molecule, since two strands of DNA cannot be separated in the entire length due to very high energy requirement, the replication occur within a small opening of DNA helix refers to as replication fork। जिसको हमने रेप्लिकॉन सबसे स्टार्टिंग में कहा था, रेप्लिकॉन जो मिनिमम लेंथ ऑफ DNA एक बार में रेप्लिकेट होगा उसे हम रेप्लिकॉन कहते हैं, तो रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहते हैं। मतलब क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल लगभग 2.2 मीटर्स लंबा है। तो एक ह्यूमन सेल में एक बार में उस डीएनए को रेप्लिकेट करना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़े थोड़े जगह पे थोड़े थोड़े दूरी में रेप्लिकेशन फॉर्क बना के डीएनए का रेप्लिकेशन होता रहता है। तो उस थोड़े थोड़े ओपनिंग के डीएनए के ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्यों? जैसे कि मान लीजिए आप डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं, राइट, डीएनए को आप सेपरेट कर रहे हैं तो बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, जैसे जैसे मान लीजिए आप सेपरेट किए यहाँ से यहाँ तक गया, इतनी दूर में आप सेपरेट कर पाएँ, जबकि यहाँ थोड़ा सा पास आया तो फिर ये जुड़ गया बॉन्ड। क्योंकि ये सब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे उसको एक छोटे छोटे सेगमेंट में बनाया जाता है, रेप्लिकेशन फॉर्क में जुड़ा जाता है नए नए न्यूक्लियोटाइड को। इतना तक समझ में आया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क तक समझ में आया कि मतलब मिनिमम लेंथ जहाँ तक एक बार में होता है रेप्लिकेशन, उसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। स्मॉल ओपनिंग डीएनए की होती है। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5 to 3 एंड। मैंने बताया कि 5 से 3 एंड की तरफ ही हमेशा रेप्लिकेशन कर पाता है, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसी की तरफ इसी आगे बढ़ सकता है, 5 से 3 एंड की तरफ बढ़ सकता है आगे। अच्छा, ऐसा होता क्यों? कभी किसी ने सोचा ऐसा क्यों होता है? अगर सोच सकते हैं तो खुद से सोचिए, नहीं तो मैं बताती हूँ। आपने इनिशियली एक जो फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में देखा होगा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, उस स्ट्रक्चर से रिलेट करके करेंगे तो समझ में आएगा। रुके हम बताते हैं आपको, फिर से एक बार दिखाते हैं वो प्रीवियस फोटो, फिर उस हिसाब से हमको समझाते कोशिश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब डीएनए का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये 5 एंड है और यहाँ 3 एंड है। तो हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज है 5 एंड से 3 एंड की तरफ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ 3 एंड पे एक OH ग्रुप है, ठीक है, और OH ग्रुप है तो फॉस्फेट में भी कुछ ग्रुप्स होते, OH ग्रुप्स होते हैं। फॉस्फेट में H3 इसको बना देते हैं। फॉस्फेट कैसा होता है देखिए, फॉस्फेट होता है P डबल बॉन्ड O, एक मिनट, तो फॉस्फेट उनमें बनाने की कोशिश करते हैं। फॉस्फेट कैसा बनता है, जैसे कि फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, यहाँ OH ग्रुप होता है, यहाँ OH ग्रुप होता है और यहाँ OH ग्रुप होता है। 3 OH ग्रुप होते हैं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है। तो ये OH और यहाँ पे जो ये बना हुआ है OH,
डीएनए का OH, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे? एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हुए जुड़ जाते हैं। जैसे कैसे बॉन्ड आपने केमिस्ट्री बनाना सीखा होगा, कैसे बॉन्ड बनता है कि OH ग्रुप है और दोनों यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेट करते हुए इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है एक ऑक्सीजन से। ठीक है, तो क्योंकि थर्ड एंड पे, जैसे आप देख सकते हैं, आप थर्ड एंड पे OH ग्रुप है, तो थर्ड एंड से फॉस्फेट का OH ग्रुप जुड़ेगा और एक नया यहाँ पे दूसरा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़ जाता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जुड़ता है थर्ड एंड पे। तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा क्या करता है? थर्ड एंड पे नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। क्यों थर्ड पे? क्योंकि थर्ड पे OH ग्रुप है और इसी OH ग्रुप से एक नेक्स्ट फॉस्फेट को न्यूक्लियोटाइड को ही जोड़ता है। ये अगर बात समझ में आई तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आई तो याद कर लीजिए कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है हमेशा नए न्यूक्लियोटाइड को थर्ड एंड पे ही जोड़ता है। ठीक है, और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है। मैंने ट्राई किया समझाने के लिए। The DNA dependent DNA polymerase catalyzes the polymerization only in one direction, that is 5 to 3N। और DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज हमेशा पॉलीमराइजेशन किधर करता है? एक डायरेक्शन। कहाँ से? 5 से 3N की तरफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतना समझाने के बाद आगे बढ़ते हैं। Consequently, one strand, the template with polarity 3 to 5, the replication is continuous, replication continuous होगा। Consequently, on the one strand, the template with polarity 3 to 5, 3 to 5 पोलैरिटी है टेम्पलेट की, तो जो नया वाला बनेगा कैसे बनेगा? 5 to 3 इस तरह से। और क्योंकि 5 to 3 है तो लगातार बनता जाएगा, इसलिए कॉन्टिन्यूस या लीडिंग स्ट्रैंड है। And the replication is continuous, while on the other the template with polarity 5 to 3, टेम्पलेट की पोलैरिटी 5 to 3 है, तो न्यू वाला जो स्ट्रैंड बनेगा वो कौन सा बनेगा? 3 to 5 बनना चाहिए, 3 to 5। लेकिन हमारा पॉलीमराइजेशन क्या है? 5 to 3 होता है, तो इसलिए ये वाला जो स्ट्रैंड होगा ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस बनेगा। The discontinuously synthesized fragment are later joined by enzyme DNA ligase। फिर से देखते हैं। The discontinuously synthesized fragment are later joined by DNA ligase। और जो discontinuously फ्रैगमेंट्स बना है, क्योंकि अलग अलग ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बनाया था हमने, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, उन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? DNA ligase की। ठीक है, The DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication। जैसा मैंने बता दिया है कि DNA polymerase खुद से ये replication के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता। वो केवल अगर कुछ बना न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है तो उसमें नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है, लेकिन ये खुद से इस प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑल्सो ये सब पॉइंट मैंने बता दिए, बस हम NCERT से पढ़ें ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि कुछ पॉइंट छूटा नहीं है। ठीक है, ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन DNA। और दूसरी बात ये भी है कि कहीं भी से भी DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो DNA रेप्लिकेशन है वो किसी भी प्लेस पे स्टार्ट हो जा रहा है। देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन E. coli DNA वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स। एक ऐसा सीक्वेंस या ऐसा डेफिनेट रीज़न होता है E. coli बैक्टीरिया के DNA में जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एंड सच रीज़न आर टर्म्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और उस रीज़न को जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने पहले ही इतना सब कुछ बता दिया है और ये सब हम पॉइंट NCERT से देख रहे हैं। ठीक है, आप अगर नहीं समझे फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, समझा चुके हैं सब पॉइंट्स हम। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन
It is because of requirement of origin of replication that a piece of DNA, if indeed to be propagated during recombination DNA procedures, required a vector. अच्छा, क्योंकि एक DNA origin of replication की ज़रूरत है DNA में, इसीलिए क्या होता है कि जब डीएनए का प्रोपगेशन करते हैं, मतलब ये तो डीएनए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाएगा डिटेल में। बस समझ लीजिए कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए हम डीएनए रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए का कुछ पीस निकाल के हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं। क्योंकि हम डीएनए का पीस निकाल रहे हैं तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो ज़रूरी नहीं है, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि हर जगह तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है नहीं। तो जो डीएनए का हम पीस निकाले हैं, क्यों अपने आप वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, उसको रेप्लिकेट करने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि एक दूसरा वेक्टर उसको प्रोवाइड करता है। वेक्टर क्या होता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि मलेरिया का पैरासाइट है मॉस्किटो वेक्टर जो होता है, वेक्टर जो एक पैरासाइट को प्रोपागेट करता है, तो वेक्टर का काम क्या होता है, उस डीएनए को उस दूसरे जगह पर ले जाना, और वो वेक्टर उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ लेंगे, तो एक बार फिर आके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए बस समझ लीजिए, इतने पॉइंट याद कर लीजिए सिंपल सा, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की ज़रूरत होती है। और वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्योंकि जो हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में बहुत ज़रूरी है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी मेरी। फर्दर, नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज़ अंडरस्टूड वेल, क्योंकि अब बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो जितना मुझे लगा मैंने समझा दिया। इसमें और डिटेल जो है हम नहीं समझ पा सकते, और बहुत डिटेल नहीं समझ सकते। इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक का तो हमने देख लिया इकोलाइम कैसे हो रहा है, और यूकैरियोट में भी वैसे होते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं? इन यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस स्टेज, एस फेज। एस फेज आपने पढ़ा होगा किस चैप्टर में, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। तो नॉट एवरी फर्दर डिटेल्स ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। सारे डिटेल्स को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या पॉइंट था एक बार फिर से समझने के लिए, कि सारे डिटेल्स को हम नहीं समझ सकते हैं। बस यूकैरियोटिक में क्या होता है कि रेप्लिकेशन जो है डीएनए का एस फेज में होता है सेल साइकिल के, और सेल साइकिल और डीएनए रेप्लिकेशन को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं हुआ तो एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनेगा, तो डीएनए बन गया, और सेल डिवीजन नहीं हुआ तो एक ही सेल में 2 डीएनए हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। और फिर क्या होगा कि अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब ढेर सारे डीएनए बन जाते हैं, एक मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं डीएनए की। एंड यू विल लर्न द डिटेल्ड नेचर ऑफ ओरिजिन एंड प्रोसेसेस अकर एट साइट हायर सेक्शंस। तो ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कि यहाँ पर डीएनए है, डीएनए की अनवाइंडिंग हो रही है, हेलिक्स खुल रहा है, एक तरफ कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड चल रहा है, एक तरफ डिसकॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड है, और इसका डिटेल हमने ऑलरेडी बता दिया है सब कुछ, तो समझ में आ गया होगा। ये कॉन्टीन्यूअस से डिसकॉन्टीन्यूअस से टेम्पलेट स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, तो इस तरह से सारा आपको समझ में आ रहा होगा। और जो होमवर्क मैंने दिया है उसको प्लीज़ कर दीजिएगा, और उसे करके कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।